दोस्तों, पिछली कहानी में आपने देखा कि रुद्र की पत्नी कनक अपने कमरे में मृत अवस्था में मिली थी और उसकी दवाइयां बदलकर उसे मारा गया था। कनक के मौत के इल्ज़ाम में कनक की सास संयोगिता जी को पुलिस ने पकड़ लिया था, क्योंकि उस वक्त वही घर पर अकेली थी और कनक और उनकी बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती थी। संयोगिता जी ने पूरे बिजनेस पर अपना वर्चस्व रखा हुआ था और कनक चाहती थी कि वह अपना वर्चस्व खत्म कर दे और सारा कुछ कनक और रुद्र को सौंप दे। रुद्र को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ने ऐसा कुछ किया होगा, और उसने अपनी माँ को बचाने के लिए एक अच्छे वकील से बात कर ली थी, जो कि उसके पापा के दोस्त भी थे। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। संयोगिता जी को जेल गए काफ़ी वक्त हो गया था और उनकी उम्र नहीं थी जेल में रहने की। सारा बिजनेस अकेले रुद्र को संभालना पड़ रहा था। ऊपर से उसकी माँ उसके पत्नी के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में थी। बहुत दुखी था रुद्र। अब संयोगिता जी को लगभग पूरा बिजनेस रुद्र को हैंडओवर करना पड़ा था, क्योंकि अब जेल से तो बिजनेस चला नहीं सकती थी वह। सारा कुछ रुद्र के हाथों में आ चुका था। संयोगिता जी बस रुद्र से यही बोलती थी कि कुछ भी करके मुझे जेल से बाहर निकालो। मैं बिना किसी गुनाह के जेल के अंदर नहीं रहना चाहती। मैंने कुछ भी नहीं किया है। कनक की मौत कैसे हुई और उसकी दवाइयाँ किसने बदली, मुझे कुछ नहीं पता। रुद्र यही बोलता था कि वह कोशिश कर रहा है। संयोगिता जी के केस की एक दो हियरिंग हो भी चुकी थी, लेकिन रुद्र का वकील कुछ खास साबित नहीं कर पाया था, क्योंकि ऐसे कोई सबूत मिल ही नहीं रहे थे जिससे संयोगिता जी को बेगुनाह साबित किया जा सके। संयोगिता जी भी अब धीरे धीरे अपनी हिम्मत हार रही थी। उन्हें लग रहा था उन्होंने पूरी ज़िंदगी संघर्षों में बिता दी और अब बुढ़ापा उन्हें जेल की चारदीवारी के बीच गुजारना पड़ रहा है। इससे तो अच्छा होता कि वह मर जाती। बहुत दुखी थी वह। और उधर रुद्र, वह अकेले पूरा ऑफिस संभाल रहा था। सारे फैसले अब उसे खुद को लेने होते थे। अब उसकी माँ का बिजनेस में कोई हस्तक्षेप नहीं रह गया था और घर में भी अब हर तरफ शांति छाई रहती थी। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। जिस लड़ाई झगड़े से बचने के लिए रुद्र ने घर आना बहुत कम कर दिया था। रुद्र अब बहुत अकेला हो गया था। ऑफिस में रुद्र की सेक्रेटरी वंदिता रुद्र के करीब आती जा रही थी। ऑफिस के सारे स्टाफ गौर कर रहे थे कि रुद्र और वंदिता का एक दूसरे से अफेयर चलने लगा है, और दबी जुबान में सभी अब यह भी कहते थे कि माँ जेल में बैठी है इसके पत्नी के कत्ल के इल्ज़ाम में, और यह यहाँ अपनी सेक्रेटरी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। सबको पता था कि जब से संयोगिता जी जेल गई हैं, रुद्र पूरी कंपनी का इकलौता मालिक बन चुका है और उसे अब संयोगिता जी के सहमति की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। लोग तो यह भी कहने से पीछे नहीं हटते थे कि इसे तो अपनी पत्नी के मौत का और माँ के जेल जाने का बिल्कुल भी दुख नहीं है, बल्कि यह तो स्वतंत्र हो गया घर के चिक चिक से और ऑफिस में अपनी माँ के वर्चस्व से भी। बहुत कड़क मिजाज जो थी इस कंपनी की बॉस संयोगिता जी। सारे एम्प्लॉय संयोगिता जी से त्रस्त थे, क्योंकि वह काम के प्रति थोड़ी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करती थी, और एम्प्लॉयज़ के साथ साथ इसमें रुद्र भी शामिल था। खैर, संयोगिता जी के जेल से छूटने की सारी उम्मीदें धीरे धीरे कम होती जा रही थीं और रुद्र को उसका अकेलापन खाया जा रहा था। उसने एक दिन वंदिता से मंदिर में शादी कर ली और जेल जाकर संयोगिता जी को अपनी शादी के बारे में बताया। उसने बोला, मम्मी, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। ना घर पर आप हो और ना ही अब कनक रही। अगर मैं इस तरह से अकेला रहा तो मुझे कुछ हो जाएगा, इसलिए मैंने वंदिता से शादी कर ली। संयोगिता जी ने कुछ नहीं कहा। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन संयोगिता जी के वकील उनसे मिलने जेल आया था, और संयोगिता जी के वकील उनके दिवंगत पति का दोस्त भी था। पता नहीं क्यों उसे रुद्र और वंदिता पर शक हो रहा था, और उसने बोला, संयोगिता भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके कड़क मिजाज स्वभाव के कारण रुद्र कंपनी पर आधिपत्य नहीं जमा पा रहा था, और आपके और कनक की लड़ाइयों के कारण घर का माहौल भी खराब हो रहा था। रुद्र ने ही दिमाग चलाकर आप दोनों को अपने रास्ते से हटा दिया। पत्नी इस दुनिया से ही चली गई और माँ जेल में बैठी है, और उसने दूसरी शादी भी कर ली और आराम की ज़िंदगी जी रहा है। उसकी माँ जेल में है और उसका दिल कैसे किया अफेयर चलाकर शादी करने का। संयोगिता जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वैसे भी इतने दिनों से वह जेल में थी और उनके सोचने समझने की शक्ति भी खत्म होती जा रही थी। वह तो बस ज़िंदगी से हार मान चुकी थी। उन्होंने बोला, वकील साहब, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं निर्दोष हूँ। कनक कैसे मरी मुझे नहीं पता। उसे किसने मारा मुझे नहीं पता।
लेकिन रुद्र ने ऐसा कुछ किया होगा या तो मैं सोच भी नहीं सकती, और अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो मेरे इतने सालों का संघर्ष व्यर्थ हो गया। हाँ, मैं थोड़ी कड़क मिजाज हूँ। मैंने बहुत सख्ती के साथ रुद्र का पालन पोषण किया है और अभी भी उसके साथ सख्त मिजाज हूँ, लेकिन इस बात का बदला वह अपनी माँ से इस तरह निकालेगा। यह तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरा रुद्र मेरे साथ ऐसा कर सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है वकील साहब? और जहाँ तक मुझे पता है, रुद्र कनक को भी बहुत चाहता था, तो वह उसे नुकसान कैसे पहुँचा सकता है? वकील साहब ने बोला, आप खुद सोचिए संयोगिता भाभी, ना आपने कनक को मारा है, ना रुद्र ने कनक को मारा है, ना घर पर उस वक्त कोई नौकर था, तो फिर कनक को मारा किसने है? उसकी दवाइयाँ किसने बदली हैं? संयोगिता जी ने बोला, मुझे कुछ नहीं पता वकील साहब, मुझे बस यह पता है कि मैं बेकसूर हूँ। मुझे इस जेल से बाहर निकलवाइए। मैं अब यहाँ और कुछ दिन रही तो मैं मर जाऊँगी। मुझे हर हाल में यहाँ से जल्द निकलवाइए। वकील ने बोला, मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन वक्त ऐसे ही बीत रहा था और पिछले 2 महीने से रुद्र और वंदिता तो संयोगिता जी से मिलने जेल भी नहीं आए थे। संयोगिता जी को भी अब अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि कहीं सच में उनके प्यारे बेटे रुद्र ने ही तो उनके साथ खेल नहीं खेला है, क्योंकि अब पूरा बिजनेस रुद्र के कब्जे में जा चुका था। इसी बीच संयोगिता जी के केस की तारीख आ गई और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। वकील साहब ने पहले ही बोल दिया था कि मैंने बहुत कोशिश की, पर कुछ खास सबूत आपके पक्ष में मुझे नहीं मिल पाए। उस तारीख पर रुद्र और वंदिता पता नहीं कहाँ थे, वह दोनों कोर्ट भी नहीं आए थे। वकील साहब ने संयोगिता जी से कहा, मुझे तो वह दोनों पिछले 2 महीनों से नहीं मिले हैं। उसे तो जैसे आपकी कोई फिक्र ही नहीं है। मुझे लगता है मेरा शक सही है, इन सब के पीछे रुद्र ही है। संयोगिता जी को इनडायरेक्टली वकील साहब ने बता दिया था कि शायद अब उनका जेल से बाहर निकलना मुश्किल है और उन्हें कनक के खून के इल्ज़ाम में सज़ा हो जाएगी। संयोगिता जी बहुत दुखी थी। सबसे ज़्यादा दुख उन्हें इस बात का था कि आज उनके केस की हियरिंग थी और उनका बेटा ही अदालत में नहीं आया था। क्या इतनी ही फिक्र थी उसे अपने माँ की? संयोगिता जी का केस शुरू हो चुका था। वकील साहब के पास कोई दलील नहीं थी संयोगिता जी को बेकसूर साबित करने के लिए। संयोगिता जी कनक की कातिल लगभग साबित हो चुकी थीं और जज साहब अपना फैसला सुनाने ही वाले थे कि तभी कोर्ट में एक आवाज़ आई, रुक जाइए जज साहब, कोई फैसला सुनाने से पहले हमारी बात सुन लीजिए और यह सबूत देख लीजिए। संयोगिता जी और वकील साहब ने देखा तो रुद्र और वंदिता कोर्ट में खड़े थे। उनके पास कुछ वीडियो फुटेज थे, जिसमें एक केमिस्ट की दुकान का वीडियो फुटेज था जहां पर कनक और उसकी बहन फलक माइग्रेन की कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां ले रही थी, और एक फुटेज फलक के मेडिकल कॉलेज की थी जहां वह लैब से कोई पाउडर निकाल रही थी और उसे छुपाकर अपने साथ लैब के बाहर लेकर जा रही थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या है, लेकिन रुद्र और वंदिता ने बोला, प्लीज़ सर, एक बार आप फलक यानी कि कनक के बहन से कड़ाई से पूछताछ करवाइए। आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। यह मामला इतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। रुद्र ने बोला, मेरी मम्मी पूरी तरह से बेकसूर हैं, इसलिए 2 महीने से मैं अपनी मम्मी के लिए सबूत ढूंढ रहा था और बहुत ही मुश्किल से यह सब कुछ मुझे पता चला है। कहकर रुद्र ने वकील साहब से रिक्वेस्ट की कि वह जज साहब से थोड़ी मोहलत ले ले, उसके बाद ही वह कोई फ़ैसला सुनाए। इस बीच सारे सबूत भी मिल जाएंगे। वकील साहब के कहने पर जज साहब ने पुलिस वालों को आदेश दिया कि फलक से कड़ाई से पूछताछ की जाए, आखिर सारा माजरा क्या है, और उसे कोर्ट में पेश किया जाए, और केस की अगली तारीख तक के लिए टाल दिया गया। उसके बाद रुद्र और वंदिता संयोगिता जी से मिलने गए। संयोगिता जी ने बोला, बेटा यह सब क्या है? रुद्र ने बोला, मम्मी आप चिंता मत करो, मुझे पता है आप बेकसूर हो। मैं आपको यहाँ से बाहर निकलवा कर रहूँगा। मैं और वंदिता पिछले 2 महीने से इसी काम में लगे हैं। वंदिता ने बोला, मैडम मैं भूली नहीं हूँ, जब मेरे पापा बीमार थे और उनका हार्ट का ऑपरेशन करना था, आपने बिना कुछ सोचे तुरंत 10 लाख रुपए मुझे दे दिए थे और किसी को बताने से भी मना किया था। तभी मैं समझ गई थी कि आप देखने में कड़क मिजाज हैं पर दिल की बहुत अच्छी हैं। और जब रुद्र सर इतना ज़्यादा परेशान थे तो पता नहीं कैसे मैं और रुद्र एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे से प्यार करने लगे। इसलिए आपकी अनुपस्थिति में हमें शादी करनी पड़ी, लेकिन हम आपको यहाँ से बाहर निकाल कर रहेंगे। मैंने ही रुद्र सर को आपके दरियादिली के बारे में बताया था और इन्होंने बोला, मुझे तो पहले से ही पता था
मेरी मम्मी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वह बहुत अच्छे दिल की इंसान है और हमेशा दूसरों की मदद करती हैं। हाँ, परिस्थितियों ने उन्हें कड़क मिजाज बना दिया है। मम्मी, आप चिंता मत कीजिए। हमने बहुत कुछ पता कर लिया है और बाकी कुछ अब पुलिस वाले पता कर लेंगे। हमें तो काफ़ी कुछ समझ में आ गया है, लेकिन सारी सच्चाई अब अगली तारीख में कोर्ट में सामने आ जाएगी और आप हमारे साथ होंगी। इतना वादा है मेरा। वकील साहब भी वहाँ आ चुके थे और वह भी रुद्र को बोल रहे थे, बेटा, एक बार तो मुझे तुम पर भी शक हो गया था, लेकिन आज तुमने अपने बेटे होने का फ़र्ज़ निभा दिया। तुमने जितने सबूत दिखाए हैं, अब तो मुझे भी काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है। बाकी पुलिस वाले तो हैं ही सारी सच्चाई निकलवाने के लिए। और सहयोगिता जी की तरफ देखकर वकील साहब ने बोला, भाभी जी, आप चिंता मत कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कोर्ट की अगली तारीख पर आप जेल के बाहर होंगी। थोड़ा और इंतज़ार कीजिए, फिर आप अपने परिवार के साथ सुकून की ज़िंदगी बिताएंगी। सहयोगिता जी की आंखों में आंसू थे और वंदिता और रुद्र उनसे बोल रहे थे, बस जैसे इतने दिन इंतज़ार किया है, कुछ दिन और मैडम, उसके बाद आप अपने घर में होंगी। सहयोगिता जी वंदिता से बोल रही थीं, मैडम नहीं, मुझे मम्मी बोल। अब मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तो कनक की भी माँ बनना चाहती थी, लेकिन कनक को तो सिर्फ इस घर और बिजनेस की मालकिन बनना था। वंदिता ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप सहयोगिता जी के पैर छूकर वहाँ से निकल गई। पुलिस अपने काम पर लग चुकी थी और कनक की बहन फलक के पास पहुँच चुकी थी। फलक के माँ बाप पुलिस वालों पर गुस्सा कर रहे थे कि एक तो सहयोगिता जी ने हमारी बेटी का कत्ल कर दिया, ऊपर से आप हमारी ही दूसरी बेटी को के ऊपर उसके बहन के कत्ल का इल्ज़ाम लगाने आए हैं। लेकिन पुलिस वाले फलक को पूछताछ के लिए लेकर चले गए, क्योंकि यह कोई मामूली केस नहीं था, किसी बेगुनाह की ज़िंदगी या मौत का सवाल था। उसके बाद पुलिस वाले उस केमिस्ट के पास गए जहाँ पर कनक और फलक माइग्रेन की गोलियाँ खरीद रही थी, और वहाँ पर केमिस्ट ने बोला कि हाँ, उस दिन माइग्रेन के 2 डब्बे आयुर्वेदिक कैप्सूल यह दोनों लेकर गई थी। अब पुलिस वालों को शक हुआ और उन्होंने बोला, 2 डब्बे एक साथ? तो केमिस्ट ने बोला, हाँ, और फुटेज में भी दिख रहा था कि उन्होंने 2 डब्बे दवाइयों के लिए हैं। एक डब्बा तो कनक के कमरे में बरामद हो चुका था। फलक से जब इस बारे में पूछा गया तो वह साफ बोल रही थी, अरे, तो अगर किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है और उसने एक साथ 2 डब्बे दवाइयों के ले लिए, तो यह कोई गुनाह तो नहीं हुआ। और सच में यह कोई गुनाह नहीं था, इसलिए पुलिस वाले फलक पर दबाव नहीं डाल पा रहे थे। पर दूसरा डब्बा कहाँ था? रुद्र से पूछताछ की गई तो रुद्र ने बोला कि सहयोगिता जी को भी माइग्रेन की प्रॉब्लम है, शायद वह भी कनक की ली जाने वाली आयुर्वेदिक गोलियां ट्राई करना चाहती होंगी। और जब सहयोगिता जी से पूछा तो पता चला कि हाँ, कनक ने उन्हें भी 1 डब्बे आयुर्वेदिक गोलियां लाकर दिए थे, जो कि उनके कमरे में पड़े होंगे। और जब सहयोगिता जी के कमरे में खोजा गया तो वहाँ पर वह गोलियों के डब्बे मिल गए। सहयोगिता जी ने बोला उन्होंने उसमें से एक भी गोलियाँ नहीं खाई थी, क्योंकि वह इंग्लिश दवाई खाती थी, आयुर्वेदिक दवाइयाँ कनक खाती थी और उन्हें भी पहली बार ट्राई करने के लिए दिया था। अब तो पुलिस वालों को काफ़ी कुछ समझ में आ रहा था। और जब कनक की बहन फलक से दोबारा पूछताछ की गई और जब फलक द्वारा लैब से निकाले गए पाउडर के बारे में कल फलक से पूछताछ की गई, तो वह कुछ सीधा जवाब नहीं दे पा रही थी और घुमा फिराकर उल्टे सीधे जवाब दे रही थी। और जब फलक के कॉलेज में उसके बारे में जांच पड़ताल की गई तो पता चला वह एक जहरीला पाउडर था और लैब के बाहर ले जाना मना था, जिसे फलक चोरी से लैब के बाहर लेकर गई थी। अब तो काफ़ी कुछ साफ हो गया था और पुलिस वालों को एक गहरी साजिश की बू आ रही थी। अब पुलिस वालों ने फलक से बहुत कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो फलक टूट गई और उसने सारा सच पुलिस वालों को बता दिया, जिसे सुनकर सब हैरान हो गए। इतनी बड़ी साजिश कोई कैसे कर सकता है? फलक ने बोला, दीदी अपनी सासू माँ से बहुत ज़्यादा परेशान थी। बहुत लड़ाई होती थी दोनों के बीच में। सासू माँ अपना वर्चस्व छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और दीदी के हाथ में पूरे बिजनेस की बागडोर नहीं आ पा रही थी। ऊपर से दीदी की सासू माँ का दबदबा पूरे घर में था। दीदी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि रुद्र जीजा जी भी अपनी माँ के खिलाफ नहीं जा सकते थे। वैसे वह दीदी को बहुत प्यार करते थे, लेकिन वह अपनी माँ से भी बहुत प्यार करते थे। दीदी को पता था कि उनकी सासू माँ को भी माइग्रेन की प्रॉब्लम है और दीदी यह आयुर्वेदिक कैप्सूल खाती थी अपने माइग्रेन की प्रॉब्लम के लिए। उसने अपनी सासू माँ को भी कन्विंस कर लिया था कि इस कैप्सूल को खाने से उन्हें बहुत आराम मिलेगा और वह उनके लिए भी लेकर आएगी। इसलिए हमने 2 डब्बे कैप्सूल के खरीदे थे। दीदी ने मुझे कहा था कि मैं अपने मेडिकल कॉलेज से कोई जहरीला पाउडर लेकर आऊँ
जिससे कि वह कैप्सूल में डालकर संयोगिता जी को खिला सके और वह उसके रास्ते से हट जाए, ताकि दीदी का वर्चस्व उस पूरे घर पर कायम हो जाए और सब कुछ उनके हाथ में आ जाए। दीदी किसी भी हाल में संयोगिता जी को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। बहुत परेशान हो चुकी थी वह उनसे। मैंने दीदी के कहने पर एक जहरीला पाउडर चोरी से अपने लैब से निकाला था और फिर मैंने और दीदी ने मिलकर डब्बे के सारे कैप्सूल में वह जहरीला पाउडर भर दिया था। और दीदी भी आश्वस्त हो गई थी कि जिस दिन भी उसकी सास को माइग्रेन का अटैक आएगा, वह उनसे उस कैप्सूल को खाने के लिए बोलेगी और फिर वह उसके रास्ते से हट जाएंगी। लेकिन जब मुझे दीदी की मौत के बारे में पता चला तो मुझे समझते देर नहीं लगी कि दीदी ने गलती से जहरीला कैप्सूल खुद के पास रख लिया और सही कैप्सूल अपनी सास को दे दिए होंगे। मैं बहुत डर गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं चुप थी और मुझे लग रहा था दीदी की सास को उनका कातिल मान लिया जाएगा और फिर बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। मेरी दीदी गलती से अपने ही बुने जाल में फंसकर मारी गई। वह उन गोलियों से अपनी सास को मारना चाहती थी, लेकिन गलती से वह गोलियां उसने खुद खा लीं। मुझे नहीं पता था इतने दिनों बाद यह बात खुल जाएगी, लेकिन उनका यह श्रवण कुमार बेटा और उनकी यह नई नवेली बहू, इन दोनों ने मिलकर इतनी जांच पड़ताल की कि यह लोग मेरे तक पहुंच गए। सुनकर पुलिस वाले हैरान रह गए और फलक को गिरफ्तार कर लिया, एक बहुत बड़ी साजिश में सहयोग करने के लिए और एक मेडिकल कॉलेज के लैब से गलत तरीके से खतरनाक केमिकल बाहर निकालने के लिए। कनक ने बहुत बड़ी साजिश रची थी अपने सास के खिलाफ, उन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए, लेकिन वह खुद ही इस साजिश की शिकार हो चुकी थी। संयोगिता जी अब जेल से बाहर आ चुकी थी और अपने बेटे बहू के गले लगकर रो रही थी। वंदिता उनसे बोल रही थी, मुझे पता था मम्मी, आप बहुत अच्छे दिल की हैं। जब आपके दिल में अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इतनी दया है तो आप अपनी बहू को कैसे मार सकती हैं। मैंने ही रुद्र पर जोर डाला कि हम कुछ भी करके कहीं ना कहीं से कोई सबूत निकाल ही लेंगे, और इसीलिए हमने आसपास के सारे केमिस्ट के दुकान के सीसीटीवी फुटेज रिक्वेस्ट करके चेक किए और फिर हम उस फुटेज तक पहुंच गए और वहां से हम फलक के कॉलेज तक पहुंच गए। रुद्र अपनी माँ के गले लगकर रो रहा था और बोल रहा था, मम्मी, मैं आपके बिना बहुत अकेला हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। कनक भी मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन आज जब कनक की साजिश मुझे पता चल रही है तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। ऐसा कौन सा वर्चस्व चाहिए था उसे, सब कुछ तो उसी का था। क्या शांतिपूर्वक आराम से इस घर की बहू बनकर नहीं रह सकती थी। संयोगिता जी ने कुछ नहीं बोला। शायद उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने भी थोड़ी बहुत उदारता अगर अपनी बहू के साथ दिखाई होती तो शायद वह ऐसा न करती। लेकिन वंदिता का कहना था, जो इतनी बड़ी साजिश रच सकती है वह कुछ भी कर सकती है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कनक ने आपको मारने के लिए इतनी बड़ी साजिश की थी। खैर, अब जो होना था हो चुका था। कनक के मम्मी पापा हैरान थे। उनकी एक बेटी अपनी इस साजिश में फंसकर इस दुनिया से जा चुकी थी और दूसरी बेटी उस साजिश को करने में साथ देने के इल्ज़ाम में जेल के पीछे थी। जो होना था हो चुका था, लेकिन वंदिता और रुद्र की वजह से एक बेगुनाह जेल जाने से बच गया था। वकील साहब भी रुद्र और वंदिता की तारीफ़ कर रहे थे और बोल रहे थे, बेटा मुझे माफ़ कर दो, एक बार को मुझे भी तुम पर शक हो गया था, लेकिन अब मैं ईश्वर से यही मनाता हूँ कि ईश्वर सबको तुम्हारे जैसा बेटा और बहू दे। कहकर वकील साहब भी वहाँ से जा चुके थे और संयोगिता जी रुद्र और वंदिता के साथ आज बहुत दिनों के बाद सुकून से अपने कमरे में बैठी थी और कनक की तस्वीर को देख रही थी। उनके मन में बस एक सवाल था, आखिर क्यों, क्या मैं इतनी बुरी थी कि जब मुझे मारने की साजिश रच डाली और ईश्वर की लाठी देखो उसमें तुम खुद फंस गई। यह ऐसी स्थिति थी कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस पर क्या बोला जाए। और धीरे धीरे रुद्र, वंदिता और संयोगिता जी अपने इस जख्म को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश में लगे थे। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।